सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं। ये लेटर लिखे हैं सबको, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। इस साल कराची में तो 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई कि शहर को आफतज़दा करार दिया जाए और इसमें अब कोई और गुंजाइश नहीं है सिवाय इसके कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया जाए। नाज़रीन, कराची इस वक्त आफत की जद में है। मूसलाधार बारिशें, बहते हुए कंटेनर्स, बहती हुई गाड़ियां, सड़कों पर दरिया का मंजर, घरों में दाखिल होता हुआ पानी, उबलते हुए नाले, ये तमाम चीजें कराची के शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटे गुजर चुके हैं। तकरीबन अब भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। सेलुलर नेटवर्क मफलूज होकर रह गया है, राब्ते का निजाम मुनक़ता हो गया है। लोगों के अंडर वाटर जो टैंक्स है उनमें आलूदा पानी हो चुका है, पीने का साफ पानी नहीं है। पानी के लिए जो पानी अगर स्टोरेज टैंक्स जिनके ऊपर है उनको इस्तेमाल करने के लिए बिजली नहीं है। एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कराची शहर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर कि यहां के रहने वाले शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। एक तरफ इल्जामात का सिलसिला जारी है, किसी एक जमात के ऊपर कभी इल्जाम दिया जाता है, कभी दूसरी जमात पर इल्जाम आयद कर दिया जाता है, लेकिन एक शेर है और वो ये है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यकीनी तौर के ऊपर बहुत सारे लोग इस वक्त तनकीद भी कर रहे हैं और अगर जो हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कराची इस मकाम तक पहुंचा कैसे? कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस मकाम पर या तबाह हाली या जबू हाली के मकाम पर एक दिन में, चंद साल में, 10 बरसों में, 15 बरसों में तो नहीं पहुंचा होगा। यकीनन वक्त के साथ साथ ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता चला गया और हर किसी ने अपना किरदार अदा किया, हिस्सा सबकी तरफ से आता गया, देता गया। वो कराची जिसने तमाम लोगों को हर जगह से, हर तरफ से आने वाले शख्स को एक मां की मानिंद आगोश में लिया। लेकिन कराची जब आज मदद को पुकार रहा है तो उसकी मदद के लिए विफाक, सूबा और वो तमाम लोग अब सर जोड़कर बैठ रहे हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर हम दुनिया के जो बड़े शहर हैं उनके हवाले से बात करें और आगाज अगर करें कि उनका सालाना बजट कितना है या उनके ऊपर जो स्पेंडिंग्स हैं वो कितनी होती हैं, तो जो एक अंदाजन जो रफ एस्टिमेट है, न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो तकरीबन 94 लाख की आबादी है न्यूयॉर्क की और $1 अरब जो है वो तकरीबन इस पर जो सालाना खर्चा है वो होता है। वॉशिंगटन की अगर बात करें तो 118 अरब जो डॉलर्स हैं वो इसका जो खर्चा है, जो अमाउंट मख्तस की जाती है वो इतना इसके ऊपर। इस्तांबुल की बात करें तो 14 अरब और आबादी इसकी 1 करोड़ 55 लाख है तकरीबन। और अगर कराची की बात करें तो 30 करोड़ डॉलर है और 1 करोड़ 60 लाख की तकरीबन आबादी जो हमारी मरदमशुमारी है उसके मुताबिक जो दिखाई गई है वो है। कराची के हवाले से जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस जो यूनिट है उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कराची रहने के लिए दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में अब इसका शुमार होता है। कराची को कम से कम 10 अरब अमेरिकी डॉलर्स की सरमायाकारी की जरूरत है अगर हम इसको रीशेप करना चाहते हैं, रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, और ऐसा कहना है आलमी बैंक का। 3 जो माली साल गुजरे इस दौरान इस शहर पर सिर्फ 29 अरब रुपए खर्च हुए हैं। एक साल में कराची जैसा जो बड़ा शहर है 10 अरब रुपए सालाना भी इस पर खर्च नहीं हुए। और ये सब जानते हैं कि ये एक बड़ा तिजारती हब है, तिजारती मरकज है। विफाक को 55% जबकि सूबा सिंध को 90% टैक्स रेवेन्यू यहां से हासिल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कराची की यह हालत इजार है तो वो किसकी वजह से है, कौन इसका जिम्मेदार है? इस आफत ज़दा जो तूफानी बारिशें हुई हैं उसमें शहर की मजमूई सूरत हाल के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे करस्पॉन्डेंट भी हैं सरफराज कायम खानी, इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं शैला रजा साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नमूर रहमान साहब भी हमारे साथ होंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज मैं करता हूं जरा, और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि फवाद अहमद साहब जो कि हमारे एंकर पर्सन है न्यू न्यूज कराची के, उनसे भी बात करेंगे, वो भी हमारे साथ मेहमान होंगे। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा शैला रजा साहबा आपसे। शैला साहबा, वजूहात क्या बनी है वैसे आज जो कराची इस हाल को पहुंचा, कौन जिम्मेदार है कराची की इस हालत इजार का? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इतनी आज अगर आप मेरे सीएम की
प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो ये एक रिकॉर्ड टूटा है जो कराची में बारिशें हुई हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी, दुरुस्त बात। और बलूचिस्तान का भी पानी आपको मालूम है कि कराची में आया है, और ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि बारिशें बहुत हुई। दूसरी बात जो है वो ये है कि हर शहर का एक सिस्टम होता है निकासियाब का, और ऐसा नहीं है कि कराची में ये सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन इसको ये बहुत ज्यादा एनक्रोच्ड हो गया है, और इतना कि 250 फीट का नाला जो है किसी जगह जाके 4 फीट भी रह जाता है। शैला साहब, इस एनक्रोचमेंट का जिम्मेदार कौन है? ये एनक्रोचमेंट एक दिन में तो नहीं हुई होगी। अगर आप जरा भी कराची के बारे में जानते हैं तो उसमें से आप पीपल्स पार्टी को निकाल के सोच सकते हैं कि कौन, ठीक है, और किसके जमाने में इन्हें लीज दी गई, क्या हुआ, सब मौजूद है। मैंने तो इब्तदाइये में यही बात कह दी थी कि हादसा जो है वो एकदम नहीं होता है, वो परवरिश होती है उसकी, और बरसों की परवरिश होती है। यकीनी तौर के ऊपर मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि कौन जिम्मेदार है, कोई एक तो नहीं होता। मैं अब जो है ना बड़ी मुख्तलिफ बात करने जा रही थी। आज सीएम मलिर गए थे और उन्होंने लोगों से कहा कि मैं आप लोगों से नाराज भी हूँ, क्योंकि आप लोग जो इंक्रोच करके बैठे हैं आपकी वजह से, जो कि लीगल रेजिडेंट हैं वो नाराज हैं। और फिर उन्होंने किसी गोट तक का भी नाम लिया कि ये दरिया के बहाव पे बना हुआ है, आपकी वजह से ये बह नहीं पा रहा है नाल। तो ये पूरे शहर के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में सूरत हाल है। और लेकिन सीएम की नाराजगी अपनी जगह पे शैला साहब, लेकिन मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जो एनक्रोचमेंट है, उस एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए इदारे होंगे, वो इदारे किसके अंडर रहे हैं? उन इदारों ने अपना काम क्यों नहीं किया? डेफिनेटली देखें ना, ये बात भी जब वो इदारे हमारे पास आए तो इन लोगों को लीज दी जाती। और मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि जो बहुत बड़ी बात है, और वो यही है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सूबा जो है वो सिर्फ अपने रेवेन्यू के अलावा भी कि उसको सिंध अपने प्रोविंस की तरफ से क्या मिलता है। इस वक्त भी पूरे सिंध में 169 मंसूबे हैं, जिसमें से 93 कराची में हैं, और 34 इस साल उसमें 37.7 अरब उसके लिए रिलीज किए गए हैं। 200 अरब के वर्ल्ड बैंक के मंसूबे चल रहे हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने डेवलपमेंट के लिए जो कर रहे हैं वो हम पूरे सूबे में कराची ही के लिए कर रहे हैं, और ये कराची का हक बनता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारे जिम्मेदारी नहीं थी, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, उनको इसका बजट भी दिया, लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस वक्त हमने सबसे ज्यादा इस पे काम किया था। और ये जो 38 नाले हैं ये भी हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, इसकी बजटिंग करने के बावजूद भी हम साफ कर रहे थे। उसके बाद एनडीए में आई और कहा गया कि भाई एनडीए में सारे करिए, फिर बताया गया नहीं जी वो 3 कर रहे हैं। अब वो 3 नाले उन्होंने 80% हमारा काम हो गया था, फिर भी उन्होंने किए, बहुत मेहरबानी। और आपने देखा कि बारिश हुई तो सिस्टम चौक हुआ। उसकी वजह यही है कि छोटे छोटे जो नाले उसमें गिरते हैं, गुजर नाले में, उन पर भी इंक्रोचमेंट हुई हुई है नॉर्थ कराची में और मुख्तलिफ जगह। कल में 4 नंबर पे जो गुजर नाला है लालू खेत के, 9:15 बजे मैं वहाँ पे जिस तरह से मैं और डीसी साहब और हमारी एडीसी 1 सुमेरा साहिबा जिस तरह हम फंसे हैं, हम समझते हैं कि हमारा अल्लाह ने हमें तमाम बातें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ऐसी सूरत हाल जब हो जाती है, माना कि बारिश बहुत है, हम किसी एक पे मतलब मकसद तनकीद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने तो इल्जाम किसी पे भी नहीं लगाया। देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ कि बात इस चीज की है कि जब ऐसी सूरत हाल हो जाए, जब आवाम के पास बिजली नहीं हो, ज़राए मवासलात ना हो, जब आमोदरफ्त नहीं वो कर सकते हो, जब शहर का हर कोना हर सड़क पानी में डूबी हो, तो आवाम तमाम स्टेक होल्डर्स पर फिर सवाल उठाते हैं। मैं सरफराज साहब, एक बात है कि जब जितनी भी बारिश हो, जो मेन आर्टरीज हैं वो 6 घंटे में बेहतर हो जाती हैं। मैं अभी जो है नेशनल पार्क से होके आ रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी अभी दोबारा देखने के लिए 20 नंबर जो है फेडरल भी एरिया, और मैंने राउंड लिए हैं। हाँ, छोटे नशेबी इलाके जो हैं उनमें जाहिर है मसला है। कल ठीक है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन बिजली भी गिरी 6 घंटे हो 4 घंटे हो, लेकिन ये कि जब कोई रास्ते में हो और फंस जाए तो उसके लिए 1 मिनट भी बहुत होता है। सरफराज साहब, शहर की मजमूई सूरत हाल क्या है इस वक्त? क्या देख रहे हैं?
मेन आर्टरी, जिस तरह से शैला साहबा ने कहा कि 6 घंटे बाद जो है पानी ड्रेन आउट हो जाता है, कुछ जगहों पे 4 घंटे बाद ड्रेन आउट हो जाता है। आपने ओवरऑल सर्वे किया, आपके पास रिपोर्ट्स क्या हैं कि कराची शहर की जो सड़कें जो तालाब का दरिया का मंजर पेश कर रही थी, अब वहां क्या सूरत हाल है? जी फरीद, देखें कराची शहर में जिस तरह शैला रजा साहिबा ने कहा कि छोटी बस्तियां जो है वहां पर पानी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड पर अभी भी पानी मौजूद है, नीपा पर अभी भी पानी मौजूद है, सिंध असम्बली के बाहर अभी भी पानी मौजूद है, जबकि सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर अभी तक पानी मौजूद है, बंस रोड पर अभी तक पानी मौजूद है। और इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ सदर के इलाके में, यहाँ भी 2-2 फीट पानी मौजूद है। ऐसा जैसा कि मैं घर से निकला ये सोच के निकला था कि आज पूरा दिन गुजर चुका है, पूरी रात गुजर चुकी है, तो इंतजामिया जो है वो सड़कों पर आई होगी और शहरियों को रिलीफ देने के लिए अपना काम शुरू कर दिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अंडरपास है सोराब कोट का, वहां पर बच्चों ने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है और वो इतना पानी है कि 7 से 8 फीट पानी जो है उस अंडरपास में इस वक्त भी जमा है। कोई पंपिंग मशीन वहां पर नहीं लगी हुई है, बच्चे जो है वो खतरे में है, कोई इंतजामिया का अफराद जो है वो वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब ने आज जो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता रोज भी और आज भी ना सिर्फ वो बल्कि उनकी टीम और तमाम लोग जो हैं वो बड़ी जाफिशानी के साथ इस तमाम सिस्टम को, तमाम काम को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। देखिए मॉनिटर बिल्कुल किया जा रहा होगा, लेकिन रिलीफ देने की जो बात आप कर रहे हैं, रिलीफ कहीं भी नहीं दिया गया। लोग जो रात को सड़कों पर मौजूद थे वो सुबह फजर के बाद घरों को निकले हैं, क्योंकि जब लोग बाहर निकले हैं तो उन्हें सड़कों पर पानी नजर आया। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कहां से सड़क टूटी हुई है, कहां से मेन होल खोल दिए गए हैं। और जो इंतजामिया के पास जो सबसे आसान तरीका है पानी निकालने का, वो मेन होल्स के ढक्कन खोल दिए जाते हैं। लेकिन मेन होल्स जो सेवरेज की लाइनें हैं वो भी चौक थी शहर की, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल रहा था। और अब जो पानी बरसात का निकाला जा रहा है सेवरेज की लाइनों में, वो पानी अब ओवरफ्लो होकर दूसरे इलाकों में बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से जो लोग परेशान थे वो मजीद परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। जिना रोड का क्या हाल है सरफराज साहब? एमए जिना रोड का क्या हाल है? जहां पे हमने देखा आई चौधरी का रोड, एमए जिना रोड और दीगर इलाकों के अंदर जहां पे कंटेनर्स हमने देखे बहते हुए पानी के अंदर और कई फीट मेयर ऑफिस के सामने, और वो पूरी जो मनाजिर भी इस वक्त देख रहे हैं हम, क्या वहां भी पानी है या ड्रेन आउट हो चुका है? जी पानी तो ड्रेन आउट हो गया, लेकिन जो सड़कों के किनारे कचरा था, जो कीचड़ थी, वो अभी भी मौजूद है एमए जिना रोड पर। अगर हम बात करें नाजमाबाद के रोड की, तो वहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि चंद माह पहले जो रोड बनाए गए थे वो कहीं से धंस गए हैं या फिर रोड बह गए हैं पानी के अंदर। इतना जो बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कि जो छठे स्पेल में, पहले स्पेल में थोड़ा सा टूटा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और छठे स्पेल में सड़कें बह गई हैं। और अंडर पासिस की जो किनारियां हैं, जो साइडें हैं, वो सड़कें दब गई हैं, धंस गई हैं। और इस बार ये कराची के अंदर बड़ा देखने में आया कि सड़कों पर शगाफ पड़ने का जो सिलसिला था वो मुख्तलिफ जगहों पे देखा गया। लियाकताबाद में इतने बड़े बड़े शगाफ पड़ चुके हैं कि पूरा ट्रक अंदर जा सकता है, और इंतजामिया ने वहां पर कोई भी एहतियाती तदाबीर नहीं लगाई है कि शहरियों को रोक सकें। सरफराज हमारे साथ आप रहिएगा। एक चीज बड़ी ये है वाजे कि 90 साल का रिकॉर्ड टूटा, बड़ी टॉरेंशियल रेन्स हुई है। मेट डिपार्टमेंट ने अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर कर दिया था, और यकीनन एक क्लामिटी है, एक डिजास्टर है जिसका हमने सामना किया है। हम प्रिपेयर नहीं हो सकते, वो एक अलग बात है, यकीनन हम कोई सबक सीख लेंगे इन बारिशों के बाद से। फवाद, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जरा कि क्या महज बात यहीं तक की है कि माजी के अंदर जिन्होंने, जैसे शैला साहबा ने कहा कि जिन लोगों ने उसको लीज किया, जिन लोगों ने इंक्रोच किया, और वो इंक्रोचमेंट की वजह से आज कराची का ये मंजरनामा भी है और इस आफत से कराची सामना भी कर रहा है। क्या बात इतनी ही आसान है, या फिर तमाम स्टेक होल्डर्स जो कराची में आए, कराची पे जिन्होंने जो है वो उसको माना या ओन करने का दावा किया, वो तमाम जिम्मेदार हैं? देखिए फरीद, कह देना तो बड़ा आसान है, बात कहना तो वैसे ही बहुत आसान है। जिस तरह से शैला रजा साहिबा ने कह दी, बस अगर बात कहने जितनी हो तो फिर बहुत आसान है जो उन्होंने कहा। लेकिन हकीकत यह है कि कराची के अंदर इख्तियारात लेने का शौक तो सबको है। पीपल्स पार्टी ने भी जिस वक्त ये बल्दियाती कानून बनाया कि जिसमें वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि मुझे इख्तियार नहीं मिला, गो के एमक्यूएम की रजामंदी से कानून बना, एमक्यूएम ने सिलेक्शन के अंदर हिस्सा भी लिया, उस कानून के तहत फिर 4 साल गुजारे भी वसीम अख्तर साहब ने। लेकिन उस कानून के साथ साथ पैरेलल हमने देखा कि मुख्तलिफ अथॉरिटीज भी बन गई, यानी कि कचरा उठाना जो केएमसी का मैंडेट है, वो कचरा एक सिंध गवर्नमेंट की अथॉरिटी उठा रही है।
फिर हमने भाई, देखा सिर्फ कि दो डिस्ट्रिक्ट में सॉलिड एंड वेस्ट का काम है, बाकी 4 में नहीं। वो भी बड़ा खूबसूरत हो रहा है माशाल्लाह, जो 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भाई, सॉलिड 4 में वेस्ट। तो जिनकी जिम्मेदारी है उसे उठाना चाहिए ना। बात तो आप भी सारी बहुत आसानी से कर रहे हैं। चले अगर आप जो है वो इससे मुत्तफिक नहीं है तो अलग बात हो सकती है, मुझे बात करने का अगर आप मौका दें तो बहुत अच्छा है। शैला मैं साहब, ये आपकी कहना तरफ चाह मैं रहा आता था हूँ, जरा सफवाद साहब को बात करने दे, मैं फिर आपसे जरा इसके ऊपर मजीद भी बात करूंगा। फरीद भाई, कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर जहां पर दीगर पार्टियां जिम्मेदार हैं वहां पर पीपल्स पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जितना कराची पे और सिंध पे हुक्मरानी का मौका मिला है उतना शायद किसी अच्छा पार्टी फवाद को साहब, नहीं मुझे ये मिला। बता दे, चले मुझे ये बता दे बस कि इस पीपल्स आफत के पार्टी बाद इसलिए इसके है बाद कि क्या हमें सिंध कराची को में आफत ज़दा लोकल शहर गवर्नमेंट है, करार बाकी दे देना किसी चाहिए? सूबे में नहीं। चले साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ जरा, हमें क्या कराची को आफत ज़दा शहर करार दे देना चाहिए? एक जो एक डिजास्टर हमने जिसको फेस किया है, और जिस तरह से जमात इस्लामी कह रही है कि आर्टिकल 245 को इन्वोक किया जाना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? हालात कंट्रोल से बाहर हैं। देखें, जो भी कुछ होना चाहिए आईनी दायरे के अंदर, आईनी हदूद के अंदर होना चाहिए, और आफतज़दा करार देना बिल्कुल जरूरी है। उस आफतज़दा करार देने के अंदर लाजमी नहीं है कि कोई और आकर यहाँ पर हुकूमत संभाल ले और इस चीजों को ठीक करने की कोशिश करे। आफतज़दा का मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो पहले से आईनी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसके अंदर रहते हुए कुछ चीजों के ऊपर छूट दी जा सकती है, बिजली के बिलों में छूट दी जा सकती है, टैक्सों में छूट दी जा सकती है, कोई रिलीफ एक्टिविटी की जा सकती है। तो इसके हवाले से ऑप्शंस तो मौजूद है, लेकिन किसी और ताकत को यहाँ पर बुलाना, किसी आइन के ऐसे आर्टिकल को इस्तेमाल करने की बात करना बहरहाल कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहेंगे कि आफतज़दा नहीं था, तो मैं आपको एक इस बात का बताऊं कि फरीद कल रात 10-11 बजे के करीब शारा फैसल से मेरा डिफेंस की तरफ जाना हुआ, अपने घर से यानी कि ऑफिस से मैं घर की तरफ गया, तो जिस तरीके से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के दिन 27 दिसंबर 2007 को आपको याद होगा कि कराची शहर के अंदर एक ऐसी आफत आई थी कि पूरी गाड़ियों की एक तवील कतार जो है वो जलती हुई दिखाई दे रही थी। तो इस दफा गाड़ियां जल तो नहीं रही थी, लेकिन हम ये देख रहे थे कि सड़क के ऊपर शहरियों की लाखों रुपए की अमलाक और लाखों रुपए की गाड़ियां उसी तरीके से जो है वो खराब हुई। एक ब्रेक लेनी है मैंने, फवाद साहब एक ब्रेक लेनी है, और शैला साहब आपके लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं कि जिस तरीके से आर्टिकल 245 को इन्वोक करने की बात की जा रही है जमात इस्लामी की तरफ से, तो क्या शहरी हुकूमत और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हालात को कंट्रोल कर लेगी, या फिर आर्टिकल 245 को इन्वोक कर देना चाहिए? एक कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शैला साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा एक सवाल, और मैं फिर उसको दोहरा देता हूं कि क्या आर्टिकल 245 इन्वोक हो जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जो बात की गई उनका भी जवाब देती हूँ। हो जाना चाहिए फिर तो लोगों की बहुत सी ख्वाहिशें हैं, लेकिन मैं अब मैं भी कुछ सवाल करने की जो है वो रखती हूँ। क्या किसी भी जमाने में बहुत अच्छे अच्छे जमाने गुजरे होंगे, मुख्तलिफ लोगों के पास मेयरशिप रही है, क्या इतनी बारिश हुई है और क्या इतनी मशीनरी किसी जमाने में थी कि हर जगह का हम इतनी जल्दी निकाल दें? मेन आर्टरी जरूर साफ नहीं है, नशेबी इलाके ज़ेरे आबिया भी वहाँ पे भी काम है, और जहाँ पे कुछ है वहाँ पे काम होगा। मैंने कहा कि मुझसे नहीं तो अच्छा, आफतज़दा करार देना चाहिए। आफतज़दा तो इस वक्त है जो नहीं कहेगा, पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिससे हमने बहुत काम किया, वो इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि कुछ एक जगहों का छोड़कर अगर डिफेंस तक जैसी जगहों पे पानी भर गया और पड़ गए तो हम तो बेचारे, ठीक है। तो कल साहब, पानी का जब बहाव आता है फिर वो अमीर और गरीब तो देखता नहीं है। आप एक दफा सवाल कर लें। वो तो ये मैं आपसे बाद में साथ में कन्वर्सेशन भी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब पानी का बहाव आता है या बारिश होती है, वो अमीर और गरीब तो देखता ही नहीं है, चाहे वो डिफेंस हो या सुरजानी हो। तो मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि जब पानी का बहाव आया और आ रहा है और पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे हुई है, तो ऐसा नहीं है कि और जगहों पे तबाही नहीं है, वहाँ पे भी है, लेकिन टीवी क्योंकि हम पे फोकस है तो हम उसके जवाब देंगे। तो मैं 6 बजे कल इस बारिश जो दूसरा स्पेल आया तो मैं उस वक्त कटी पहाड़ी पे खड़ी और वहाँ पे 15 घर यू ब्लॉक में जो है उनके ऊपर लैंड स्लाइडिंग हुई थी, एक जानी नुकसान नहीं हुआ और उनसे खाली करा लिए गए थे। और जो इधर का एरिया लगता है वेस्ट का, उसके ऊपर जो घर थे, हम वहाँ पे रेंजर्स के साथ खड़े हुए कर रहे थे कि इनको ऊपर से उतारा जाए और फिर ये रोड बंद कर दी क्योंकि लैंड हो रही थी।
उसके बाद हम दिल्ली सेंट्रल ऑफिस में पहुंचे और वो पूरी बारिश हमने वहां करी है और फिर निकले। तो 9:15 पे मैं इधर 4 नंबर लालू खेत पे फंस गई और मेरी मोबाइल को अल्लाह ने बचाया है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ, कोई हमें झुठला दे 2 इन सालों में इनको पैसे ना दिए हों या इससे पहले पैसे ना दिए हों, के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खुद काम किया, उसके बावजूद भी नाले खुद। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे शैला साहबा, बता दें हमें, सिर्फ आप एक बात बता। ठीक है, नहीं आप एक बात बता दें। नहीं, आप मुझे देखिए, हम इस सवाल बाद में कीजिएगा, मैं भी। अच्छा देखे ना, हम 161 अरब रुपए फेडरल अनाउंस किए, 1 टका नहीं दिया। पहले फेडरल ने यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट को लिए बगैर अपने तौर पे काम शुरू कराया, जिसका नतीजा फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भुगत रहा है कि बीआरटी में खामियां हैं। बहुत बातें करने वाली पीटीआई को पिछले साल बजट के मुताबिक 10 अरब देने थे, उन्होंने सिर्फ 2 अरब का ऐलान किया, दिए वो भी नहीं। कराची के और सिंध के शहरी इलाकों के जितने तरक्याती मंसूबे थे उनके पैसे रोक दिए, कोई नहीं बोला। तो सिंध हुकूमत के पास कानून का खजाना है, तो वो सिंध और वफाक में हम ये देखते हैं कि उसके बाद खुद भी पैसे। मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आज इनकी मुद्दत खत्म हुई है, मैं आपसे यही बात पूछना चाहता हूँ शैला साहबा, कोई काम नहीं किया। मैं आपसे यही बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये रिफ्ट क्या है वजीर आजम साहब में और वजीर आला सिंध के दरमियान के वजीर आजम जब यहाँ कराची आते हैं तो वो वजीर आला से मिलते भी नहीं है। आज भी इस कैलामिटी के बाद अल्लाह अल्लाह करके जो हमें पता चला कि जनाब वजीर आला सिंध की वजीर आजम साहब से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। ये आखिर बीच में चपकलिश है क्या? आप हमें बता दें मसला क्या? ये तो मेरे सीएम को भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी आपसे बात की कि नवाज शरीफ के जमाने में जो मंसूबा शुरू हुआ था, उन्होंने भी यही किया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साइडलाइन करके किया था। फिर उन्होंने ये भी किया था कि वो जिसका सेहरा बहुत बड़ा अपने कहते हैं, उसमें उन्होंने एक पाई भी नहीं दी, सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हुआ था। लेकिन वहाँ पे तो ये बात है कि उनको अगर फोन कर दिया जाता था तो वो पलट के बात कर लेते थे। अच्छा। लेकिन यहाँ तो इनके एक तो इनका बड़ा मसला यह है कि इन्होंने जो जो नाम दूसरों को रखे, सीसीआई मीटिंग सिर्फ दिसंबर में हुई थी, जबकि हर 3 महीने बाद वजीर आजम साहब मुलाकात क्यों नहीं करते? वजीर आजम नहीं आते, वहाँ पे भी नहीं आते। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंगें नहीं होती, वहाँ पे भी वजीर आजम साहब, उनसे कोई मसला को उनको फोन नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते। सीएम सिंध से मुलाकात क्यों नहीं करते? वैसे आप उनसे नहीं, आप ऐसे तो कह रहा है कि मेरा फोन भी नहीं उठाते। नतीजा ये होता है कि सीएम साहब लेटर डालते हैं सीसीआई में कि भाई ये मेरा मसला है। फिर उन्होंने कहा कि तौर पर ये अलाउ नहीं है कि मैं उस लेटर को पब्लिक करूं, लेकिन मैं फ्लोर ऑफ द ये बता रहा हूं कि मैंने इस सब्जेक्ट पे लेटर लिखा, इस सब्जेक्ट पे लिखा, क्योंकि वो आए नहीं। और पहली सीसीआई की मीटिंग इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद, जो कि हर 3 महीने के बाद होनी चाहिए, 23 सितंबर को हुई थी। तो मेरा कहना ये है ही नहीं, आप ना मिले भाई, हम आपको नहीं अच्छे लगते, लेकिन आप जो अनाउंस करते हैं, जो चलते हुए मंसूबे हैं, ठीक है, तो आप देखें। आप ये कह रहे हैं कि जो चलते हुए मंसूबे हैं कुछ भी लगा दें, वो बजटिंग विफाक से नहीं मिलती है। जमात है, आपने उन्हें मिनिस्ट्रियां दी हुई है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? ठीक है, विफाक से बजटिंग नहीं आती जो है। मैं अपनी गलती मानती हूँ ना, वो मैं ये मानती हूँ सिंध गवर्नमेंट की, मैं गलती मानना चाहती हूँ ना, सिंध गवर्नमेंट की गलती है तो उसने 4 साल क्यों बर्दाश्त किया। ठीक है, हटा देते जब काम नहीं करते। जब फैसल वाडा चले गए थे नैब में कि 16 अरब रुपए, 16.5 अरब रुपए 20 महीने में जो है वो वसीम अख्तर ने लंदन तक भेज दिए, तो हमें भी पंजाब में जैसे खत्म हो गए। चले शैला साहबा, हटा देना चाहिए। शैला साहबा, मैं ये चूंकि जो बातें है ना, हमारी बड़ी कोशिश थी कि आज पीटीआई से जो है वो नुमाइंदगी हो जाए, लेकिन चूंकि आप जानती हैं कि इस वक्त जो सिस्टम चीजें और जो चीजें उसकी वजह से कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। अब पीटीआई होती तो जात में और मजा आता, लेकिन आपकी शिकायत ये कि आपकी ना फोन कॉल उठाई जाती है, ना बजट मिलता है, ना मुलाकात होती है। फवाद साहब, मैं आपको जी फवाद साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। अब एक तरफ जहां पे मेयर कराची कहते हैं कि मैं खत लिख लिख के थक गया हूं, ना मेरी आवाज जो है वो सीएम सुनते हैं, ना गवर्नर सुनते हैं। शैला साहबा सूबाई हुकूमत के अंदर है, ये कह रही है कि हमारी आवाज वफाकी हुकूमत नहीं सुनती, वजीर आजम नहीं सुनता, बजट वहां से नहीं आता, सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार नहीं है। जब पैसा नहीं मिलेगा तो फवाद साहब, सिंध हुकूमत के पास क्या कानून का खजाना है? चले सिंध हुकूमत को 1 मिनट को अगर साइड पे रख भी देना, तो फरीद मैं आपको बिल्कुल एक बात बताऊं
कि इस वक्त कराची के शहरी आरिफ अलवी साहब को बहुत मिस कर रहे हैं कि वो 1.5 फीट पानी के अंदर तो कश्ती लेकर निकल आए थे, लेकिन यहाँ उनके दर्जन भर एमएनएज और 2 दर्जन भर जो है वो एमपीएज, वो कश्ती लेकर तो दूर की बात, उनका एक फोटो भी किसी जगह जो है वो नहीं आया। ये हमारे फोन के जो व्हाट्सएप है, ये पीटीआई के मेंबरान सूबाई असेंबली के मैसेजेस से भरे रहते हैं, लेकिन मजाल है कि किसी ने एक मैसेज भी किया हो कि मैं यहाँ फवाद साहब, एक साहब होते हैं कराची के अंदर, हम देखते थे कि उन्होंने कैंपेन चलाई थी और उस कैंपेन का नाम था फिक्स इट। वो साहब जब से एमएनए मुंतखब हुए हैं, ये फिक्स इट कैंपेन चलना बंद क्यों हो गई है? वो फिक्स हो गई है, असल में वो कैंपेन फिक्स हो गई है, क्योंकि वो जिस जगह से वो फिक्स हो गई है असल में कैंपेन, वो यही समझते हैं कि वो भी क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की ठीक है, फवाद साहब, आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पीटीआई के जो एमएनएज हैं और फिर खास तौर पे कराची, डॉक्टर साहब आप खुद भी कराची को बिलोंग करते हैं, कौन जिम्मेदार है कराची की इस हालत का? आप कराची डॉक्टर साहब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मैं कर रहा हूँ कि आप लोग कराची से बाहर ये जिम्मेदार कौन है? आफात में, बलैयात में, तकालीफ में फिक्र करके या जिम्मेदार नहीं जी, आवाज हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही है, आवाज हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही है, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की आवाज में। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा बात उनसे करें। फवाद साहब, आप अपनी बात को जारी रखिएगा जरा। तो मैं फरीद भाई आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर आमिर लियाकत साहब समेत जो है वो कुछ 14 के करीब एमएनएज हैं और 2 दर्जन के करीब एमपीएज हैं। किसी ने जो है ना वो अपनी रहनुमाई नहीं कराई, किसी ने यहाँ पर आकर नहीं दिखाया कि वो कराची के अवाम की खिदमत, मतलब उस खिदमत के लिए तो उन्हें किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं थी, उस खिदमत के लिए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए तो किसी उसकी जरूरत नहीं थी। अब ये मुख्तलिफ हलकों में पहुंच जाएंगे, मैं अब आपको अगला स्टेप इनका बताता हूँ। रेस्क्यू करने तो ये पहुंचे नहीं, रिहेबिलिटेशन इन्होंने करनी नहीं है, रिकवर इन्होंने करना नहीं है। अब ये मुख्तलिफ हलकों के अंदर पहुंच जाएंगे, वहां जाके अपनी सेल्फी के साथ जो है वो तस्वीर बताएंगे कि यहाँ पर गटर बह रहा है। लेकिन फवाद साहब, एक बात है कि हमेशा कभी भी कराची में खास तौर के ऊपर बड़े रिकॉर्ड बारिश हुई है, हमने देखा कि 77 में हुई, 67 के अंदर हुई, लेकिन ये जो 89-90 ईयर्स का रिकॉर्ड है, मेरा सवाल ये कि हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट या जो कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी है कि अगर कोई कुदरती आफत आ जाती है तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें, ये सेंस या इस तरफ हमने आज तक क्यों नहीं सोचा? देखिए फरीद भाई, एक सुना था कि जापान से आया हुआ एक कोई टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन एक कोई आला आ चुका है महकमा मौसमियात के पास, कि जिसके बाद जो है वो उनकी पेश गोइयां दुरुस्त साबित होंगी, वरना महकमा मौसमियात जितना कराची में मजाक अपना बनवा चुका है उतना शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ हो। लोग दुनिया के अंदर इस मौसम की, वेदर की ऐप के साथ जिंदा रहते हैं, क्योंकि अगर इस ऐप पे गलत रीडिंग आ जाएगी तो वहां पर बर्फ पिघलने से लोग मर भी सकते हैं, गाड़ियां स्लिप भी हो सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब महकमा मौसमियात कहता है कि जी ये सिस्टम जो है वो निकल जाएगा और ये सिस्टम अब जो है वो शुमाल की जानिब जा रहा है और जुनूब की जानिब जा रहा है, उस वक्त अचानक जो है वो बारिश शुरू हो जाती है। खैर ये एक अपनी जानिब है, लेकिन कराची का बुनियादी मसला जो है फरीद भाई वो ये है कि यहाँ पर दुनिया के जदीद साहिली शहरों की तरह एक स्ट्रॉन्ग ड्रेन वाटर का एक पूरा सिस्टम मौजूद था, जिसके अंदर 200-250 के करीब जो है वो मुख्तलिफ छोटे बड़े नाले थे, जिसको जो अगर कवर किया जाए तो 50 के करीब पूरे बनते हैं। बड़ी बड़ी नदियां थी यहाँ पर, उनका काम यह था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई सैलाब आ जाए तो उसके पानी को समंदर में ले जाए, और अगर कोई समुद्री तूफान आ जाए तो वो पानी जो है वो शहर के अंदर नालों के जरिए आए और चले एक ब्रेक हम लेते हैं जरा सा, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा मैं ये सवाल पूछूंगा और बात इस पे करेंगे कि चले जो माजी में हो गया, जो हो गया वो हो गया, अब उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, और साथ में इवैल्यूएशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों का नुकसान, सड़कों का नुकसान, उसकी इवैल्यूएशन होगी, और फाइनेंशियली इस बारिशों के बाद कराची को कितना नुकसान पहुंचा और विफाक इस पर फिर कैसे मदद करेगा। कराची की एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद। सरफराज कायम खानी साहब, बिजली के हवाले से कराची शहर की सूरत हाल बताइए कि अब भी हमारे पास जो इतलात हैं वो 40% हिस्सा कराची का तारीकी में डूबा हुआ है। क्या इतलात हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कि जो बिजली की फराहमी है या बहाली है वो कैसे मुमकिन बनाई जा रही? देखें फरीद साहब, बात यह है कि सबसे ज़्यादा तो मसला है कराची का जो रेड जोन है, जो सबसे इंतहाई अहम इलाका है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हैं, इलाके की लाइट भी बंद है।
कल से यही सूरत हाल है। कराची का 40 नहीं बल्कि 70% हिस्सा अभी भी बिजली से महरूम है। कल सुबह 9 बजे जिन इलाकों में बिजली गई थी ताहाल बहाल नहीं हुई है। ये जो ओल्ड सिटी एरिया है, जो गार्डन का एरिया है, जो सोल्जर बाजार का इलाका है, जो गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ एरियाज हैं, वहाँ पर गुज़िश्ता रोज जो बारिश गई, जो लाइट गई थी, वो अभी तक बहाल नहीं हुई है। आप इसकी वजह ये तो नहीं समझते कि कहा जा रहा है कि आप इसकी वजह ये तो नहीं समझते कि जो के इलेक्ट्रिक है उसकी जानिब से जो बिजली मुनक़ता की गई है, क्योंकि बारिश का पानी बहुत है और कुछ मालूम नहीं है, तो बजाय इसके कि मजीद हादसा हो, इस वजह से बिजली अब तक नहीं बहाल हो सकी? जी देखिए, जो बारिश का पानी था, वो जो बारिश के पानी की वजह बताकर जो बिजली बंद की जाती थी, वो हमने ये देखा कि 4 से 6 घंटे बाद या पानी उतरने के बाद बिजली बहाल कर दी जाती थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो बरसात हुई है, तूफ़ानी बारिश जिससे तबाही हुई है, उसके बाद ये समझ में आया था कि के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को बचाने के लिए तमाम जो मुकम्मल तौर पर लाइट्स हैं वो बंद कर दी हैं। लेकिन आज भी जो है ना तो स्ट्रीट लाइट्स ऑन की गई हैं, ना ही इलाकों में बिजली आ सकी है। वो सड़कें भी हैं जहां पर पानी अब नहीं है, उन इलाकों में जहां पर अब पानी नहीं है वहां भी बिजली बहाल नहीं हुई है। रेड जोन जो सबसे खास इलाका है वहां पर बिजली होनी चाहिए थी, अब वहां भी जो है स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। अंधेरे का राज है तमाम इलाकों में। इस वक्त शहरी परेशान है। बिजली ना होने के बायस स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो सकता है। कोई भी आज जो शहरी है वो परेशान हो सकता है, क्योंकि जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, मेन होल्स खुले हुए हैं, उस अंधेरे के बायस हादसा हो सकते हैं। राइट सरफराज साहब, आपने जो सूरत हाल बताई है ये यकीनन एक परेशान कुन सूरत हाल है। शैला साहबा, 1-2 सवाल करूंगा और जरा हम क्विक रहेंगे जल्दी, क्योंकि वक्त भी कम है। मुझे पहली बात तो ये बता दीजिए कि चूंकि अब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर सड़कों का तबाह हो चुका है, लोगों के घरों में पानी दाखिल है, लोग बहुत परेशान है, कोई ऐसी एवेल्युएशन आप लोग या सिंध हुकूमत कराने का इरादा रखती है जिसमें आप ये तो इवेल्युएट कर लें कि सड़कों पे जो तबाही हुई उसमें कितना नुकसान हुआ और लोगों के घरों में जो पानी गया, जो उनका माल असबाब है, उसको कंपनसेट कैसे किया जाएगा? जी देखिए, ये जो बात है बारिश की, कल की बारिश से पहले ही हम सब ये देख चुके थे कि सड़कों का क्या हाल हो चुका है। इसीलिए बार बार कल ये कहा जा रहा था कि घरों से बाहर निकले, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गोली मार के करीब जो नाजोबाद वाला था, उसमें स्विमिंग करने की इस वक्त इस लड़के को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। घर से या बच्चों को भी ये काम नहीं करना चाहिए। जब मैं इधर से गुजर रही थी, तो मैं ईस्ट में रहती हूँ और मुझे सेंट्रल की जिम्मेदारी थी, जब मैं ईसा नगरी के पास से गुजर रही थी बहुत ज्यादा पानी था ओन हाइट्स और ईसा नगरी के दरमियान, और बच्चे उसमें लगा रहे थे जबकि हमारी ट्रैफिक भी चल रही थी। वापसी में तो हम इस काबिल ही नहीं रहते हम लोग। मैंने 4 नंबर नाज़िमाबाद से मेरी मोबाइल के तो पहिए तैर गए थे, और फिर मुख्तलिफ रास्ते से सोल्जर बाजार वगैरह से होते हुए मैं घर पहुंची हूँ। और सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ, और वो ये कहना चाह रही हूँ कि अभी गुफ्तगू में ये बात बहरहाल मान ली गई कि शहर में निकासी का सिस्टम जो है वो बुरी तरह से इनक्रोच हो गया है, और ये बात मान ली जाए कि बहरहाल ये नेचुरल डिजास्टर है। इतना पानी था, सीएम से अच्छी गाड़ी तो किसी के पास नहीं होगी ना। उनका आज सोशल मीडिया पे फोटो भी है कि वो कमर पानी में खड़े हुए हैं। तो मैं आपसे शैला साहबा यही पूछना चाह रहा हूँ, गाड़ियां निकल के इसकी एवेल्युएशन कराएंगे आप? जी बिल्कुल की जाएगी और हो रही है। मैं आप ये तक बता सकती हूँ कि कल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कितनी जगह पर कितने लोग रेस्क्यू किए गए, को खाना पहुंचाया गया, क्योंकि मैं कम से कम नईमुर रहमान भाई ये समझते हैं कि मैं ग्राउंड पे खड़ी होने खाती हूँ, और जब मैं बात कर रही हूँ तो पूरे अपने सच्चाई के साथ कर रही हूँ, इतना मुझे ये जानते हैं। अच्छा, तो एक बात और बता दें कि जिन लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है, यकीनन शैला साहबा आप भी जानती हैं कि लोगों का माल असबाब भी होता है, क्या उनको कंपनसेट करने का कोई इरादा है हुकूमत का या नहीं? देखिए बिल्कुल, मैंने कल मैंने फौरन आपके सवाल से पहले कहा कि 15 लोगों के घर पे मैंने आपसे कहा कि मलबा गिरा है। फिर मैंने इसके साथ आपसे ये कहा कि मैं आपको ये पूरा बता सकती हूँ कि कल चिल्ड्रन एजुकेशन में कौन था, कॉलेज में कौन था, कितने लोग थे, कितनों को खाना गया, ये हमारी नजर में है। अगर कोई ये समझता है कि पलक झपकते ही सब होगा तो इस तरह नहीं है। लेकिन नहीं, मैं कंपनसेशन की बात कर रहा हूं, जिनके घरों में पानी गया और माल असबाब जो तबाह हुआ है, जो नुकसान हुआ है। और उधर भी जहाँ मिलेनियम के पिछले फ्लैट पे जहाँ बिजली गिरी, जहाँ दीवार गिरने से 7 लोग जो है
मैं कह सकती हूँ, अगर कोई से तौहीन न समझे, मेरी कम इल्मी समझते हैं कि जो लोग शहीद हुए, बिजली गिरी जिस तरह से, तो हम सब इसको नजर में रखते हैं और दुआ करेंगे कि अल्लाह ठीक ने है। हमारी अच्छा, एक सवाल, आपकी बात को मैं समझ गया। एक सवाल, हम चले जो कुछ भी माजी में हुआ, एनक्रोच हुआ, जो कुछ भी हुआ, आज इस आफत के बाद आपके पास शैला साहब माशाल्लाह से हुकूमत भी है, इख्तिदार भी है, पावर भी है, तमाम चीजें, ये स्टेप आपकी हुकूमत उठाएगी कि जो इंक्रोचमेंट हुई है बिला तफरीक उसको बिल्कुल हटा देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और मैं आपको बताऊं कि आज लोग इतना तंग आते हैं इंक्रोचमेंट की वजह से, जो लीगल रेजिडेंशियल एरियाज राइट, उनमें पानी क्या है कि आज 13D1 में जो नाला है उसके ऊपर फिर तजावुजात की, ये लोग ये करते हैं कि अपनी चीजें उठा के किसी जगह लेकर चले भी जाते हैं। नाले वाले जो लोग हैं वो बहुत चालाक हैं। आज वहां के लोगों ने उनके नहीं से उन्हें खुद तोड़ दिया, क्योंकि अब लोगों को ये समझ आ गया है कि इनकी वजह से है वो। आपकी हुकूमत भी यही इकदाम उठाएगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमें सुप्रीम बिला तफरीक करेगी? और वो है बिला तफरीक बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, वरना ये मैं समझती हूँ कि असले अमद होगा। फवाद साहब, शैला साहबा कह रही हैं कि बिला तफरीक एनक्रोचमेंट को हटा दिया जाएगा, आवाम भी हटा रहे हैं, हुकूमत भी हटा देगी। फरीद में इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि शैला साहिबा ने खुद बताया कि जिस नाले की चौड़ाई 300 फीट होनी चाहिए थी वो 3 फीट रह गई है। तो इसके अलावा तो कोई हल भी नहीं है, क्योंकि कराची में अगर इस तरीके से बिला तफरीक अगर कार्रवाई नहीं होगी और सियासी बुनियादों पे चीजों को रोका जाएगा जैसा कि माजी में होता रहा, तो कराची का मसला अपनी जगह हमेशा रहेगा। इसी तरीके से लोग डूबते रहेंगे, इसी तरीके से लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचता रहेगा, इसी तरीके से लोग सड़क पे ख्वार होते रहेंगे, इसी तरीके से जो है वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चलता रहेगा। अगर कोई भी कराची से संजीदा है, चाहे वो कोई भी हुकूमत है, तो उसको जो है वो अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से अदा करनी होगी कि कराची को तजावुजात से पाक करना होगा। हमने देखा कि एम्प्रेस मार्केट पर ऐसा हुआ भी। एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द अब देखें खूबसूरत सा एक बाग है और वहां पर उस तरीके से इंक्रोचमेंट मौजूद नहीं है। दूसरी बात, कभी तवक्को नहीं की जा सकती थी कि एम्प्रेस मार्केट जितना एनक्रोच्ड एरिया था और जो बेहंगम वहां पे जो एक स्ट्रक्चर था, आज वो एक पूरा कंपाउंड, एक ग्रीन कंपाउंड में तब्दील हो चुका है। तो पॉसिबिलिटी तो है फवाद साहब। देखिए फरीद भाई, उसके अंदर भी समझने की एक बात यह है कि चाहे वो जो गार्डन के एरिया से चिड़ियाघर के आसपास से बैटरी वालों की दुकानें हटाई गई, या जो है वो एम्प्रेस मार्केट से लोगों को उठाया गया, ये सारे वो लोग थे जो लीगल बैठे हुए थे, जिनको केएमसी ने वहां पे पथारा लगाने की इजाजत दी थी। तो केएमसी के लोगों को भी पकड़ना चाहिए और आइंदा इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए कि कोई भी केएमसी हो या कोई भी एबीसीडी हो, वो इस तरह की चीजों को किसी पथारे को लगाने की कोई लीगल इजाजत ना दे। क्योंकि जब लोग एक दफा बैठ जाते हैं, वो फारूक आजम मार्केट थी जो उसके बराबर में थी एम्प्रेस मार्केट के, और वो किराया भरते थे। जब वो उनके पास आप पहुंचते हैं, वो रसीदें आपको दिखाते हैं कि जी हम किराया भरते हैं, लेकिन वो किराया भरते हैं एक पथारे का, एक छोटे से चबूतरे का, उसके बाद वहां पर दुकान बन जाती है। तो अगर कराची को ठीक करना है तो इस बात का जायजा लेना होगा कि कराची में कोई भी फर्द जिस चीज की उसको पहले तो गलत चीज की इजाजत देनी नहीं चाहिए। लेकिन फवाद साहब, ये बात जो आपकी बात है, इससे तो ये महसूस होता है कि पहले लोगों को जो इदारे हैं वही लोगों को इजाजत देते हैं और बाद में वही उसको जो है वो इंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर जो है वहां से हटा भी देते हैं। ऐसा ही है फरीद साहब, पॉलिटिकल मोटिवेशन होती है, ज़ाहिर इजाजत देने में अपना वोट बैंक पक्का करना होता है। जिस वक्त जो है वो इलेक्शन करीब होता है, उस वक्त गरीब की प्लेट में पुलाव आ जाता है, बोटी भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो ये तो सियासी बातें हैं, इसी तरीके से चलती रहेंगी, इसी के अंदर से रास्ता निकालना होगा। लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाए ना, कि जब मेरे और आपके घर तक पानी आ जाए और मेरे और आपके गले तक पानी आ जाए, तो उस वक्त फिर गुंजाइश नहीं रहती कि आप कोई ऐसा काम ना करें कि उस पानी के निकासी का इंतजाम हो सके। तो अब सूरत उस तरफ आ गई है कि पानी जो है वो सर से ऊपर गुजरने की बात है, कि जिसके अंदर फिर ना हम बचेंगे, ना ये शहर बचेगा, ना सियासत हो पाएगी। तो जिस तरीके से एक आपकी बात में बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपसे करना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से कहा कि ये रिहेबिलिटेशन कौन करेगा, कौन जो है वो नुकसानात का तखमीना लगाएगा, तो इसके अंदर बिल्कुल एक क्लियर बात है कि सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी इस वक्त डिजास्टर की सूरत हाल है। मीरपुर खास में, उमरकोट में, अब जो है वो लाड़काना और जो अपर सिंध था जो उसके अंदर भी जो है वो सूरत हाल खराब हो सकती है। तो सूबाई हुकूमत की उस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। वफाकी गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से लेती है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो भी कराची के ऊपर थोड़ा ये बात दुरुस्त है। देखिए फवाद साहब, जहां एक तरफ मेयर अगर अपनी बेबसी का रोना रोते हैं, वहीं पे वजीर आला सिंध का भी ये कहना तो दुरुस्त है कि वजीर आजम साहब उनसे मुलाकात नहीं करते।
वजीर असल आजम में- साहब उनकी कॉल नहीं अटेंड करते। आज तो कई दिनों बाद, माह बाद हमें ये 229 बिलियन दिए। पता असल में चला कि उन्होंने- टेलीफोनिक उन्होंने- कन्वर्सेशन हुई है। इमरान खान साहब ने ये तय कर लिया है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गंदा करना है, चाहे उसके लिए फिर किस तरीके से भी अदम ताउन का कोई भी झंडा लहरा दिया जाए। उनकी यहाँ पर जो टीम मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब 2-3 दिन बाद आप देखिएगा कि आपके मोबाइल में एकदम मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि एक एमपीए खड़ा होगा किसी ऐसे इलाके में जहाँ नाला पीछे बह रहा होगा, अपनी फोटो वहां से खींच के भेजेगा कि देखें गंदा नाला बह रहा है, ठीक। साफ नहीं किया। उसके बाद कोई एमपीए वहां पर पहुंच जाएगा, किसी झुग्गियों के अंदर ठीक जाएगा, है देखें फवाद कितनी बुरी साहब, आई हालत है। हैव टू क्लोज अप एंड आई हैव टू थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब, एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे, तजिया भी कर रहे थे न्यूज से, कराची से। और आपका बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो जरूरत है वो कौमी यकजहती और यगानगत की है, सियासत से बालातर होके, चाहे वो कोई भी जमात हो। लेकिन कराची का जो एक मसला है और कराची में जो इश्यूज हैं, जो सिविक इश्यूज हैं और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तमाम जमातों को मिल बैठकर सोचने की जरूरत होगी। और इंप्लीमेंटेशन सबसे अहम बात है, वो करने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी देता है वफाक को। और कराची के जो अवाम है वो भी इस बात का तकाजा करते हैं कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अब कराची के लिए कुछ किया जाए। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।